ओके सो हाय एवरीवन। आपको मेरा नाम जिसकरण है और ये मेरी पहली हिंदी में वीडियो है। तो थोड़ा सा वेट लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही दूँ हिंदी में, क्योंकि जो जो ये जो मैंने नॉलेज इकट्ठी की है ना अपनी पीआर के प्रोसेस के दौरान, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जितने लोगों का क्या कहते हैं कि भला हो सके उससे उतना ही अच्छा है ना। तो इसी कारण मैं ये वीडियो हिंदी में बना दूंगा। इन केस अगर आपको मेरी हिंदी वाली वीडियो पसंद नहीं है तो मे बी वीडियो इंग्लिश वाली देख लेना। आई डोंट नो, मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन चलो आपको इन तीनों में से पंजाबी वाली देख लेना। अगर इन तीनों में से कोई भी समझ आए तो वही है ना, अगर कोई भी नहीं समझ आई तो सॉरी यार। लेकिन चलो शुरू करते हैं। एक तो बाहर से आवाज़ें बहुत आ रही हैं। सो जी, पहली बात तो ये है कि मैं कोई कंसल्टेंट रजिस्टर्ड नहीं हूँ आईआरसीसी के साथ। मैं तो सिर्फ एक, ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं इस आईआरसीसी के प्रोग्राम्स के बारे में। मैं तो सिर्फ एक रेगुलर बंदा था जिसने पीआर अप्लाई की थी आरएनआईपी के थ्रू, और वो बस वो बस हेल्प करना चाहता है लोगों की कि मे बी अगर किसी की हेल्प हो उतना अच्छा है ना। बाकी दूसरी बात यह है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए भी माफ़ी है मेरी बहुत बड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके कारण इसको थोड़ा कंप्रेस करना थोड़ा हार्ड था। लेकिन चलो बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और थिंग है जो आपको, अगर आपने आरएनआईपी में प्रोसेस अपनी शुरू करनी है पीआर की, फर्स्ट थिंग जो आपने मेक श्योर करनी है कि वो है कि वर्क एक्सपीरियंस की। नहीं, एक्चुअली वर्क एक्सपीरियंस से पहले मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। अब फर्स्ट थिंग है वो है कि आपको जो फेडरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो और जो कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों को सेटिस्फाई करना है। आपको जो कम्युनिटी है उससे पहले ही आपको फेडरल को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वो जो है वो सेटिस्फाई होंगी तभी आप कम्युनिटी के ऊपर जा पाओगे। अदरवाइज आपको वो कम्युनिटी वाले कहेंगे कि आप फेडरल नहीं कर रहे हो और हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे। फेडरल को सेटिस्फाई करने के लिए जो पहली जो उनका जो मेन थिंग है वो है वर्क एक्सपीरियंस की। तो वो चाहते हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो 1 साल का, लास्ट के 3 सालों में, लास्ट के 3 सालों में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है 1560 आवर्स, 1560 घंटे हैं। और ये जो घंटे हैं ये 1 साल में होने चाहिए, और ये मैटर नहीं करता कि वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। क्योंकि मान लो, ये मैंने एग्जांपल पिछली वीडियोस में भी दी है, लेकिन मान लो कि अगर आप कोई बंदा है जो 9 महीने तक फुल टाइम काम कर रहा था और अभी उसके पास 3 महीनों का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी है, ये मैटर नहीं करता कि उसने पार्ट टाइम किया है, लेकिन उनका कंबाइंड जो फुल टाइम और पार्ट टाइम 9 मंथ्स 3 मंथ्स जो उनका कंबाइंड जो घंटे हैं वो 1560 से ज़्यादा होना चाहिए। ये मेन चीज़ है। और जो सेकंड बात है वो है जॉब ऑफर की। ना जॉब ऑफर आपको मिलना चाहिए एक एम्प्लॉयर से जो कम्युनिटी में ही है और उसका बिजनेस कम्युनिटी के रेडियस में है। ये रेडियस जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इनकी, वो रेडियस है, ये वर्णन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये रेडियस में जो भी सिटीज आती हैं वो एम्प्लॉयर का बिजनेस उन्हीं सिटीज में होना चाहिए, उसी एरिया में होना चाहिए। और जो जॉब ऑफर है वो एक्चुअली उसके ऊपर कोई एंड डेट नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि वो सीजनल नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर आप स्नो शॉपिंग करते हो या फिर आप लैंडस्केपिंग करते हो, वो मुझे नहीं लगता है वो काम आएगा, क्योंकि वो कुछ ही महीनों में कुछ ही महीनों तक वो हो सकता है कनाडा में। और उसके बाद आप मान लीजिए कि अगर आप स्नो शॉपिंग करते हैं, वो आप जून में जुलाई में नहीं कर पाएंगे, वो स्नो पड़ती ही नहीं है। और सेम ही बात लैंडस्केपिंग की है। और सो इसी कारण उसका फुल टाइम होना चाहिए और थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, कि आपको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने आप कर ही नहीं सकते वो जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो लास्ट वाली बात है वो मेन बात है, वो है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस जो आप यूज करने वाले हो आरएनआईपी प्रोग्राम के लिए, वो मैच करना चाहिए आपका जो जॉब ऑफर है उसके साथ। मान लीजिए कि, क्योंकि बेसिक बात तो ये है ना कि आपको जॉब ऑफर कोई एम्प्लॉयर तभी देगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है पीछे से। और मान लो कि अगर आप, अभी इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि एक बंदा है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट को सुपरवाइज करने का, अभी उसको आगे जाके जॉब ऑफर मिल गया है रेस्टोरेंट को सुपरवाइज करने का कोई एम्प्लॉयर से उस कम्युनिटी में। ये तो सेंस बनती है ना कि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस था और जो एम्प्लॉयर था उसने देखा कि इसके पास ये
मैनेज कर सकता है ना रेस्टोरेंट को, तो इसलिए मैं इसको जॉब पे रखना चाहता हूँ, तो इसी कारण उसने जॉब ऑफर दे दिया सुपरवाइजिंग में। ये सेंस बनाता है। लेकिन मान लो कि अगर कोई बंदा है जो नॉक डी की जॉब कर रहा था, लेबर जॉब कर रहा था, और अभी उसको जो जो जॉब ऑफर मिला है वो मिला है सुपरवाइजिंग का रेस्टोरेंट का ना, ये तो बात हजम नहीं होती ना कि एक बंदा जो लेबर जॉब कर रहा था, जिसको कोई मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, वो भी आके उसको सीधा सुपरवाइजर रख लिया है। वो तो सेंस नहीं बनाते, तो वो तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मेक श्योर करना कि ये चीज़ है, ये इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली एक बात भूल गया था। सो जो ये बातें कर रहा हूँ अभी मैं, उसमें एक्चुअली दो बंदों की कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट बंदे वो हैं जो कि जो एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टडी कर ली है या स्टडी कर रहे हैं। एक उस कम्युनिटी रेडियस के बीच में अगर कोई भी डीएलआई आता है, जैसे वर्नन में एक डीएलआई है ओकनागन कॉलेज, राइट, उसके एक ब्रांच है, वो डीएलआई उस रेडियस में आता है। तो अगर तो वो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट उस डीएलआई में, और अगर मे बी उन्होंने कर ली है, तो उनके लिए तो अच्छा है। उनकी कैटेगरी डिफरेंट होगी, उनका सिचुएशन टोटली डिफरेंट होगी उस बंदे से जो कैटेगरी 2 में आता है। वो बंदे जो उस कम्युनिटी रेडियस के बाहर काम कर रहे थे, वो अभी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं आरएनआईपी के थ्रू, और उनको उनकी प्रोसेस डिफरेंट होगी। अगर मान लीजिए कि बंदा कनाडा से बाहर है और वो अप्लाई करना चाहता है आरएनआईपी के थ्रू, उसकी प्रोसेस उस कैटेगरी 2 के बंदे से मिलेगी। उसके पास उसका जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी वो कहीं ज्यादा होगी उस बंदे से जो कैटेगरी 1 में आता है, जो जिसने स्टडी की है डीएलआई के थ्रू। उसकी सिचुएशन काफ़ी इजी होगी कैटेगरी 2 के बंदे से। लेकिन ये जो वर्क एक्सपीरियंस की मेनली रिक्वायरमेंट है वो उसी बंदे को होगी जो कैटेगरी 2 का बंदा होगा, जो जो कनाडा के बाहर से आरएनआईपी के थ्रू पीआर लगाना चाहता है, या फिर वो उस कम्युनिटी रेडियस के बाहर से आकर पीआर अप्लाई करना चाहता है आरएनआईपी के थ्रू कम्युनिटी के अंदर काम करके। जॉब के बाद आपकी एक और रिक्वायरमेंट होती है जो आपको सेटिस्फाई करनी होती है, वो है लैंग्वेज की। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है उसमें उसको आप सेटिस्फाई कर रहे हो। आप आयल्स कर सकते हो, सर्पिप कर सकते हो, और रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेजरियल जॉब्स कर रहे हो, कोई ऐसी जॉब्स कर रहे हो जिसमें आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत है, मान लीजिए अगर आप इंजीनियर हैं, और अगर आप अदरवाइज अगर आप डॉक्टर हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको हाई स्किल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको CLB 6 चाहिए। लेकिन इन केस में अगर मान लीजिए कि अगर आप CLB आपको 4 से भी काम बन सकता है। इन केस अगर आप जॉब कर रहे हो नॉक C में, नॉक D में, इन केस अगर आप बीच में दोनों के नॉक B में आ रहे हो, तो आपको CLB 5 ही चाहिए। सो रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं है, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स है वो 2 साल से ज़्यादा ओल्ड ना हो। वो तो ऑफकोर्स सबको पता है। लेकिन उसके बाद अपने हम करते हैं कि जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है फंड्स की। इन केस अगर आप कनाडा के बाहर से आ रहे हो, तो आपको इस टेबल के हिसाब से फंड्स चाहिए। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये इंक्लूड है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करोगे जब आप कनाडा में आओगे। तो हर एक फैमिली मेम्बर के नंबर के हिसाब से, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसके हिसाब से आपको पैसे की ज़रूरत है। और ये आप कैसे भी शो कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट्स में। अगर आपकी कोई जॉइंट फंड है, अगर आपका कोई बॉन्ड्स वगैरह है, आप शो कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और अब बात करते हैं कि अगर आप कनाडा में ही हो, स्टडी परमिट पे हो, या फिर आप वर्क परमिट पे हो, लेकिन स्टडी परमिट होने के बाद, स्टडी करने के बाद अब आप वर्क परमिट पे आए हो और आप काम कर रहे हो, और इन केस अगर आप दूसरी प्रोविंस से भी आए हो, वर्क परमिट पे ही हो, और अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हो आरएनआईपी के थ्रू, तो आपको कितने फंड्स चाहिए? अंडा, 0। आपको कोई फंड्स नहीं चाहिए, कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द एक्सेप्शन इन दिस केस। बट अब उसके बाद बात करते हैं कि इस सब चीज़ों को मेमोराइज, एक तरह से समराइज करने की। एक्चुअली एक और चीज़ के बारे में मैं भूल गया, वो थी बायोमेट्रिक्स। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास बायोमेट्रिक्स हैं। वो आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पास में एक होता है डॉक्यूमेंट, जब आप पीआर अप्लाई करते हो ना, तो उसके बाद आपको एक मिलता है डॉक्यूमेंट। मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखा था कहीं पर, वो है जी PIL डॉक्यूमेंट। तो वो आपको मिलेगा कोई भी ना, जब आप अप्लाई करते हो पीआर की एप्लीकेशन, तो वो आपको देंगे ये लेटर कि अब आप अपने बायोमेट्रिक्स करवा लो। तो वो तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो आप अपने बायोमेट्रिक्स करवा सकते हो। कोई बायोमेट्रिक कलेक्शन, कोई सर्विस पॉइंट है ना,
तो आप गूगल कर सकते हो, आप गूगल मैप से जा सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये BIL शो करवाना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगा IRCTC के थ्रू ईमेल में। वो शो करवाना पड़ेगा, आपका बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे और दैट्स ऑल। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो या यू गुड टू गो। जो भी हमने अब तक सीखा है उसको अब एक तरह से समराइज करने के लिए मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ। एक्चुअली 2 एग्जांपल्स हैं, 2 बंदों की। एक ये बंदा है जो अपना अप्लाई कर रहा है वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे। ये इसने कोई स्टडी नहीं की है रेडियस में, वो जो कम्युनिटी का रेडियस है ना, जो उसमें इसने स्टडी नहीं की DLI के थ्रू, और ये बस वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू ही अपनी फाइल लगा रहा है। तो इसको क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर हैं, और क्योंकि वही इसकी मेन जो स्ट्रेंथ है। सेकंड है कि इसका जॉब ऑफर, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, एक तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। थर्ड चीज़ है वो है इसका आई मीन इसके जो लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेस देन 2 years होने चाहिए, और CLB इनफ होना चाहिए। फिफ्थ है वो है फंड्स, जो इनकी वो डिपेंड करता है कि अगर ये बाहर से आ रहा है, कनाडा के बाहर से आ रहा है, तो इसको चाहिए CLB 6 से लेकर CLB 4 तक। इन केस इफ ही इज डूइंग हाई लेवल जॉब देन ही CLB 6, इन केस इफ ही इज डूइंग अ सिंपल लेबर जॉब देन ही नीड्स CLB 4। एंड नाउ दैट्स ऑल यू वुड नीड। ये सब यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए इसको। अब बात करते हैं एलिजिबल होने के लिए, अब बात करते हैं उस बंदे की जिसने स्टडी की है कम्युनिटी के अंदर। तो व्हाट डज ही नीड? ही डजंट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स। उसको चाहिए वो जो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, और ये जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें उनमें 2-3 कैच हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी कुछ सेटिस्फाई करना पड़ता है। और पहला कैच ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स के पास हैं, वो जो डिप्लोमा इसने लिया है वो 2 साल से ज़्यादा उसका होना चाहिए। उसकी जो डिप्लोमे की जो टाइम पीरियड है, टिपिकल टाइम पीरियड है, वो 2 साल से ज़्यादा या फिर 2 साल का होना चाहिए। और दूसरा है कि जो इसका डिप्लोमा है वो उसका जो कहते हैं वो अपना जब ये डिप्लोमा ले रहा था 2 साल का, तो इसे वहीं पर होना चाहिए 16 महीने तक। इन केस अगर 2 साल का ये ले रहा है वो डिप्लोमा, तो इसको 16 महीने तक कम्युनिटी में रहना पड़ेगा। अगर ये 15 महीने रहा कम्युनिटी में और इसने बाकी के महीने जो इसे डिप्लोमा लेने के लिए चाहिए थे वो इसने कहीं और स्पेंड कर दिए, तो ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब ये PR के लिए अप्लाई करेगा और जब इसका कंप्लीशन लेटर आया कि इसने डिप्लोमा फिनिश कर लिया है, उसमें 18 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। मान लो कि इसने PR अपनी अप्लाई करनी है जनवरी 2023 में और इसका डिप्लोमा आया जनवरी 2021 में, ये अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों का जो टाइम है वो 24 मंथ्स हो गया। इसको अप्लाई करना पड़ेगा 18 मंथ से पहले, इसको अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 18 मंथ से पहले ये अपनी PR फाइल कर दे। इसके जो कंप्लीशन लेटर है उसके आने के बाद, जो डिप्लोमे का कंप्लीशन लेटर है उसके आने के ठीक 18 मंथ से पहले इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगेन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि इन दोनों चीज़ों में एजुकेशन जो डिप्लोमा कंप्लीशन लेटर है और जो ऑनलाइन PR फाइल करने के बीच में एक स्टेप आता है वो है कि जब आप रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करते हो और आपको रिकमेंडेशन मिलती है कम्युनिटी से, वो जो है वो टोटली डिफरेंट थिंग है। वो एक तरह वो PR के लिए ज़रूरी है लेकिन वो PR फाइलिंग नहीं है, वो आती है लास्ट में। PR फाइलिंग आती है लास्ट में जो फेडरल गवर्नमेंट से करते हो, और ये आपको 18 मंथ से कम होने चाहिए। और क्या चाहिए इसको चाहिए अपने जॉब ऑफर चाहिए प्रॉपर। थर्ड इसको चाहिए इसके लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स। इसका CLB जो है वो उसी के इक्वल है एक्चुअली, जो जिसका जो वर्क एक्सपीरियंस का काउंटर पार्ट है उसके दोनों के ऑलमोस्ट कॉमन ही है। इसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इसमें। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि इनकेस अगर इसने इसको फंड्स कितने चाहिए, इसको कोई फंड्स नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी कनाडा में है ये, और इसके पास ऑलरेडी वर्क का परमिट है, ही डजंट नीड एनी फंड्स। बायोमेट्रिक्स सेम रिक्वायरमेंट। एंड यही थी एक तरह से इसके। अगर कोई बंदा अगर अप्लाई कर रहा है RNIP के लिए तो उसको फेडरल में एलिजिबल होने के क्या क्या चाहिए, तो ये एक तरह से समरी थी। इनकेस अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। अगर ये वीडियो ठीक लगी, अगर किसी को भी वैल्यू इसमें मिली इस वीडियो में, तो इससे बड़ा मेरे लिए और कोई
मेरे लिए और कोई बड़ी खुशी नहीं है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, देखने के लिए शुक्रिया।